आप लोग घर पे रह करके अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। हम लास्ट लेक्चर में फिजिकल केमिस्ट्री का एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे थे, सोल्यूशन। सोल्यूशन में स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन का एक पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था, मोलैरिटी। अब आज हम लोग को पढ़ना है मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब मोललता। अब ये मोलैरिटी का जरूरत क्यों पड़ा हम लोग मोलैरिटी से ही क्यों नहीं एक्सप्लेन कर दिए सब कुछ? Why should we require the molarity? Molarity से हम लोग क्यों नहीं गए? तब इसमें हम लोग क्या पढ़े थे? डेफिनेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो किस में होना चाहिए? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस में। फर्स्ट तो यहाँ पे सॉल्यूशंस लेना है। सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यानी आप दोनों टर्म्स आ गया, यहाँ न्यूमरेटर में भी सॉल्यूट है, डिनोमिनेटर में भी आ गया हम लोग के पास सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और दूसरा इसमें गलती क्या निकला कि मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ये मोलैरिटी क्या होता है? डिक्रीज करता है, और अगर टेम्परेचर को घटा देंगे तो मोलैरिटी क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा इस मोलैरिटी का वैल्यू भी क्या होगा? चेंज होगा। यानी जो सोल्यूशन हम गर्मी में बनाएंगे उसको ठंडा में यूज नहीं कर सकते, जो सोल्यूशन हम ठंडा बनाएंगे उसको गर्मी में यूज नहीं कर सकते। तो कैसे हो? तब ना साइंटिस्ट बोला देयर इज अ ड्रॉबैक कि अगर हम लोग इससे मेडिसिन बनाते हैं तब तो ये इफेक्टिव नहीं होगा। तब बोला कुछ ऐसा टर्म्स चेंज करना पड़ेगा जिसमें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़े। बोला टेम्परेचर सिर्फ किसको चेंज कर रहा था? वॉल्यूम। बोला ये वॉल्यूम ही हटा दो, यहाँ पे क्या पुट कर दिया? मास। वही चीज एक नया टर्म बन करके आया, क्या नाम पड़ गया? मोलैरिटी। तो व्हाट इज मोलैरिटी? हम लोग मोलैरिटी किसको बोलेंगे? तो सिंपल सा डेफिनेशन है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। न्यूमरेटर में वही रखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, खाली नीचे चेंज हो गया डिनोमिनेटर में। क्या हो गया? तो पर केजी मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी हमको लेना तो मास है लेकिन केजी के टर्म में लेना है, पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन नहीं ले सकते, सिर्फ क्या लेना पड़ेगा? सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट का जो टर्म होगा उसको लेना है। तो व्हाट इज मोलैरिटी? इसका साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है? तो इट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट ओनली, नॉट कंप्लीट सॉल्यूशन। यानी व्हाट इज मोलैरिटी? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन द पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट। इस टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जिसका ना रिप्रेजेंटेशन सिंपल सा वर्ड में होता है n सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास बोले या W, लेकिन सिर्फ सॉल्वेंट के लिए, वो भी किस टर्म में लेना होगा? kg के टर्म। किस टर्म में? kg के टर्म में। इट इज कॉल्ड द मोलैरिटी। व्हाट इज मोलैरिटी? इट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन द पर kg मास ऑफ सॉल्वेंट। और इस रिप्रेजेंटेशन या स्ट्रेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। मतलब सिंपल सा बात, अगर 4 केजी वाटर में मान लो 5 मोल सॉल्यूट या शुगर है या HCl, तो इट इज नॉट मोलैरिटी। हमको 1 केजी वाटर में निकालना पड़ेगा, अगर वाटर सॉल्वेंट होना चाहिए तब निकालेंगे हम लोग 5/4। इट इज कॉल्ड मोलैरिटी। कि व्हाट इज मोलैरिटी? 1 केजी में सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट का टर्म डिसॉल्व है, उस सीक्वेंस को हम लोग खाली नाम रखे हैं क्या? मोलैरिटी। अब हम बताए थे कि जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ते थे, यू हैव टू राइट व्हाट देयर यूनिट। यूनिट क्या होगा? तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी? इसको स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। और हम बताए थे यूनिट को रटना नहीं है, सिंपल निकालना सीखो। इसके न्यूमरेटर में क्या है? मोल। डिनोमिनेटर में क्या है? मास, जो केजी के टर्म में, यानी मोल डिवाइडेड बाय केजी, जिसको हम लिख सकते हैं मोल पर केजी। इसी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। किससे? स्मॉल m। और मोलैरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल M। मोलैरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m। तब हम लोग को पढ़ना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर कोई प्रभाव डालेगा कि नहीं डालेगा? बोला मोलैरिटी इज अनइफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। मोलैरिटी से टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों?
बिकॉज इट इज डिपेंड अपॉन द मास ऑफ सॉल्वेंट। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ सॉल्वेंट। और मास इज अनइफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। मास कभी भी टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं कर सकता। यानी मोलैरिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेम्परेचर। टेम्परेचर इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। तो बस ब्रेन में रहना है कि मोलैरिटी इज ऑलवेज अनइफेक्टेड और इंडिपेंडेंट बाय द टेम्परेचर। इसीलिए मोलैरिटी को ना सबसे बेस्ट मेथड हम लोग मानते हैं कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने की। मोलैरिटी इज द बेस्ट मेथड टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन बिकॉज इट इज अनइफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर से इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ना, जितने भी स्टेट बोर्ड्स है या सीबीएसई बोर्ड्स है उसमें क्वेश्चंस आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। तो डिफरेंस में क्या क्या लिखना है? पहला डिफरेंस क्या हो गया दोनों का डेफिनेशंस कि मोलैरिटी क्या था? इट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वैसे मोलैरिटी का डेफिनेशन क्या हो गया? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा डिफरेंस क्या है? तो मोलैरिटी मोल पर लीटर, मोलैरिटी मोल पर केजी, ये हम लोग को पढ़ना। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि दोनों में टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है? तो मोलैरिटी इज इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर बट मोलैरिटी इज अनइफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। तो ये डिफरेंस लिखना है। इसके बाद ना हम लोग को इसका फॉर्मूला बनाना है जो न्यूमेरिकल्स के लिए होगा। बस ना फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी का? n सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये सॉल्वेंट किसमें होना चाहिए? तो केजी में होना चाहिए। फिर व्हाट इज n सॉल्यूट? इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। जो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू W सॉल्वेंट। अगर ये केजी में है तो ठीक है। सपोज करो कि ये ग्राम में दे दिया, इफ इट इज गिवन इन ग्राम, तब क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू W सॉल्वेंट। इफ इट इज ग्राम तो इसको केजी में ही लाना है, नेसेसरी है। तो कैसे लाएंगे केजी? तो सिंपल सा है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा। अब इससे रिलेट करके हम लोग को इसका न्यूमेरिकल शो करना, ठीक है? तो नेक्स्ट इसका हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। मोलैरिटी से ना न्यूमेरिकल्स आएगा। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 15 ग्राम ऑफ यूरिया, 15 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम वाटर। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हम लोग को ना मोलैरिटी निकालना है, लेकिन किस सॉल्यूशन का? जिस सॉल्यूशन में 15 ग्राम यूरिया को डिसॉल्व कर रहे हैं हम लोग किसमें? तो 100 ग्राम वाटर। यानी सॉल्यूट कौन है? तो 15 ग्राम यूरिया, इसी को हम लोग बुला रहे हैं। किसमें बुला रहे हैं? तो 100 ग्राम वाटर में, यानी ये सॉल्वेंट हो गया। कौन? 100 ग्राम वाटर। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है? तो यूरिया, जो दिया हुआ है एकदम सिंपल, कितना? तो 15 ग्राम। और हम क्या सिखाए थे कि जो सॉल्यूट होगा उसका मोलर मास फाइंड आउट कर लेंगे। तो व्हाट इज मोलर मास ऑफ यूरिया? लास्ट लेक्चर में हम इसका फॉर्मूला लिखवाए थे, क्या होता है? NH2CO NH2, जिसका मोलर मास कितना आता है? 16 ग्राम पर मोल। और हम लोग के पास क्या दिया हुआ है? मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? तो वाटर। वाटर यहां सिर्फ क्या काम कर रहा है? सॉल्वेंट का। कितना मास दिया हुआ है? 100 ग्राम। निकालने क्या बोला है? देयरफॉर मोलैरिटी। तब कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं, एकदम सिंपल याद रखना है कि बस फॉर्मूला में बैठा है। अब लोग को दो ही चीज चाहिए मोलैरिटी निकालने के लिए, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास तो खुद निकालना है फॉर्मूला, यानी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से पहले, और मास ऑफ सॉल्वेंट से। अब ये चेक करना है कि सॉल्वेंट का जो मास है वो ग्राम है कि केजी। तो यहां गिवन किसमें? ग्राम। जैसी ग्राम मिल गया बस ऊपर 1000 पुट कर दे। अब हम लोग पुट करते हैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? 15 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे दिया है? तो 60।
मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है तो 100 इंटू 1000। कैंसिल करेंगे मार्कबिट जो इससे पहले 0 से कैंसिल कर देते हैं, 0 3 2 जा 6 3 5 जा 15, यानी 5/2 जो आएगा 2.5 मोल पर केजी, जिसको हम लिख सकते हैं 2.5 स्मॉल एम। स्मॉल एम किसको रिप्रेजेंट करता है तो मोलर पर केजी, यानी दैट इज रिप्रेजेंटिंग मोलैलिटी। तो इसका नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल आएगा वो परसेंटेज से, जैसे क्वेश्चंस दिया रहेगा ए बॉटल मार्क्ड 10% W/W मतलब बाय मास aqueous solution of glucose कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब एक बॉटल में ना लिखा हुआ है, क्या लिखा है तो उसमें 10% ग्लूकोज का सॉल्यूशन है एक्वस फॉर्म में, वो भी किसके साथ तो बाय मास के साथ, और हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है मोलैरिटी। तो हाउ कैन यू फाइंड द मोलैरिटी इफ द परसेंटेज ऑफ मास आर गिवन। तो सबसे फर्स्ट हम क्या बताए थे कि सॉल्यूशन जब इसका बनाएंगे आंसर, तो हम लोग क्या बताए थे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है 10% W/W स्मॉल w by कैपिटल W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। फिर हम लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर परसेंटेज में दिया तो हम लोग पहले खानदानी स्टाइल में भी लिख सकते हैं कि लेट द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100, तो 10% निकालेंगे तो 10। ये डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या हो गया, दैट इज 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन 100 ग्राम का जिसमें ग्लूकोज कितना हो गया तो 10 ग्राम। और हमको निकालना क्या है मोलैरिटी। तो फर्स्ट हमको क्या पता करना होगा मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है ग्लूकोज। तो कितना मास दिया हुआ है ग्लूकोज का तो दैट इज 10 ग्राम। और हम क्या बताए थे कि जो सॉल्यूट होगा देन फाइंड आउट देयर मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला क्या बताया था C6H12O6, जिसका मोलर मास आएगा 180 ग्राम पर मोल। यानी गिवन मास ऑफ ग्लूकोज भी सॉल्यूट भी पता चल गया, मोलर मास तो ऑलरेडी हमको फार्मूला से ही निकाल सकते हैं, कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन 6। एक कार्बन का मास होता है 12, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 और एक ऑक्सीजन का मास जो होता है वो 16। तो हम लोग दोनों टोटल सम निकाल लेंगे तो ये 180 है। अब हम लोग को पता करना है मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहां पे कौन है वाटर। अब सॉल्वेंट का तो मास दिया है, यहां तो टोटल सॉल्यूशंस हो गया। अब ये सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूट है, तो हम लिख सकते हैं सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। यानी क्या आ जाएगा सॉल्यूशन कितना ग्राम दिया है तो 100 ग्राम, सॉल्वेंट सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना आ गया 90। देयरफॉर हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है मोलैलिटी, यानी मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या फार्मूला बताया था गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। डिनोमिनेटर में क्या रखना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या कर देना है मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी ग्राम में है तो ऊपर यहां पे केजी। अब हम लोग को इसका पुटअप कर देना है वैल्यू से, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं, बस सिंपल याद रखना है कि परसेंटेज अगर दिया है तो उस परसेंट को कन्वर्ट कर लेना है हम लोग को किस टर्म में मास के टर्म। कि हाउ कैन यू फाइंड द परसेंटेज फ्रॉम द मास, तो सिंपल याद रखना है कि जितना ग्राम दिया जितना परसेंट दिया उतना ही ग्राम लेना, लेकिन पर कितने पार्ट में 100 पार्ट में। अब ये वैल्यू पुट करते हैं हम लोग कि W सॉल्यूट कितना हम लोग को मिला तो 10% यानी 10 ग्राम, यहां पे 10 पुट करें। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलर मास कितना आ गया 180 मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है वाटर, वाटर का मास हम लोग कितना निकाले 90 इनटू क्या कर देना 1000 क्योंकि ग्राम में से 1000। अब लोग कैंसिल आउट करना स्टार्ट करते हैं। अब क्या बच गया हम लोग के पास, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 9, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 5, यानी टर्म्स क्या आ गया 50 डिवाइडेड बाय 81। जो भी आएगा उसको लिख लेना है मोल पर केजी या स्मॉल।
यानी फर्स्ट हम लोग कैंसिलेशन करेंगे, जैसे भी कैंसिलेशन कर लेना, जो आएगा बस उसका यूनिट पुट करना एकदम नेसेसरी है। क्या पुट करना होगा यूनिट, या तो मोल पर केजी या स्मॉल। तब हम लोग अब इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। देखो बच्चों, इसका ना जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 93% W/V, यानी मास बाय वॉल्यूम हमको दिया हुआ है और डेंसिटी हम लोग को दे दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर। यानी एक सॉल्यूशन है 1 लीटर का जिसका परसेंटेज पर मास में और डेंसिटी भी गिवन क्वांटिटी, और हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, मोलैलिटी। तो ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड हो गया या बहुत टफ है, बस टर्म्स को समझना है, कि फोकस करना है कि हम लोग को निकालना क्या है, मोलैलिटी। और मोलैलिटी के लिए हम बताए थे कि हमको दो टर्म्स चाहिए। वो टर्म्स क्या क्या है, पहला तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट और दूसरा टर्म्स क्या है, तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, क्या बताओ कि 1 लीटर ऑफ 93% ऑफ H2SO4 है, वो भी किस फॉर्म में, तो W/V। यानी वॉल्यूम हम लोग को दिया हुआ है सॉल्यूशन का, कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर। 1 लीटर को लिख सकते हैं 1000 मिलीलीटर। और हम लोग को क्या दिया हुआ है, मास ऑफ H2SO4, ये सॉल्यूट हो गया। कितना हो गया मास इसका H2SO4 का, एकदम सिंपल 93%, यानी हम लिख सकते हैं 93% ऑफ 1000, यानी 93/100 इंटू 1000 जो कैंसिल करेंगे तो मास कितना आ गया, 930 ग्राम। किसका मास है, सॉल्यूट का। किसका, सॉल्यूट का। अब हम लोग को हम क्या बता देंगे, जैसे ही सॉल्यूट पता चल गया मोलर मास फाइंड आउट कर लो, कि मोलर मास ऑफ H2SO4 अब कैसे निकालेंगे, तो हाइड्रोजन का 1 into 2 प्लस सल्फर का 32 और ऑक्सीजन 4 बार यानी 16 into 4 ऐड करेंगे तो 98 ग्राम पर मोल है। अब सोचो कि हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट यू हैव टू फाइंड, मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास कैसे निकालेंगे, आप तो वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशंस और साथ में डेंसिटी भी तो दी। तो फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्या, डेंसिटी। डेंसिटी दिया है तो मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना हो गया 1000, डेंसिटी कितना है 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर, और ये मिलीलीटर, ये कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो कैंसिल हो गया, बचा 1840 ग्राम। ये हो गया टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, कितना 1840 ग्राम। अब जब सॉल्यूशन पता चल गया, सॉल्यूट पता चल गया, तो सॉल्वेंट का मास भी आ गया। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। अब सॉल्यूशन कितना आ रहा है, तो 1840 माइनस 930 जो आ गया 910 ग्राम सॉल्वेंट। तब हम लोग फाइंड आउट करेंगे देयरफॉर मोलैलिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये ग्राम है इसके ऊपर 1000 पुट कर, यानी अब कितना हो जाएगा 930 डिवाइडेड बाय 98 इनटू 910 इनटू 1000। अब कुछ नहीं, मारपीट कर लेना सिंपल, जैसे ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब क्या बच जाएगा 93000 डिवाइडेड बाय 98 इनटू 901, यू कैन बी डिवाइड, और जो आएगा उसको लिख देना है मोल पर केजी स्मॉल है, यही। तो फर्स्ट में क्वेश्चन को समझना है, कोई हार्ड एंड बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा हार्ड या टफ नहीं, पहले क्वेश्चंस को समझना है कि हम लोग को निकालना क्या है, मोलैलिटी। और दिया हुआ क्या, तो 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 93% H2SO4 मास बाय वॉल्यूम, यानी एक क्वांटिटी है मास में तो दूसरा क्वांटिटी किसमें, वॉल्यूम। अब ये हम लोग को टर्म्स करना है कि हम लोग को लाना क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए चाहिए क्या,
हम लोग को मोलैरिटी के लिए दो ही सीक्वेंस चाहिए, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट और दूसरा गिवन मास ऑफ सॉल्ट। तो सबसे फर्स्ट देखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है कितना 1000 मिलीलीटर, उसमें मास दिया हुआ है कितना परसेंट है 93%, जिससे हम लोग कैलकुलेट कर लिए कितना आ गया 930 ग्राम। सेकेंड हम देख रहे हैं कि मोलर मास हम H2SO4 का फाइंड आउट कर लिए। अब जब वॉल्यूम पता चल गया, डेंसिटी पता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल ली, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, जो कितना आ गया 1840 ग्राम। कितना 1840 ग्राम। अब जब सॉल्यूशन पता है और सॉल्यूट पता है, हम लोग सॉल्वेंट का मास यहां निकाल लिए। कैसे? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, 1840 माइनस 930 ग्राम, जो आ गया टोटल आ गया कितना 910, जब ये फॉर्मूला में पुट कर दिया। अब हमको मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता चल गया, मास ऑफ सॉल्यूट भी पता चल गया, यानी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 930, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 910। अब प्लेस करेंगे, पूरा मार्क फिट कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर को देंगे। बच्चों नेक्स्ट पोर्शन ना, या नेक्स्ट हम लोग को क्वांटिटी पढ़ना है मोल फ्रैक्शन। हम बताए थे कि फ्रैक्शन वर्ड का मतलब क्या, रेशियो। किस चीज का रेशियो? किसी का भी जब रेशियो निकालते हैं ना, तो एक ही टर्म्स को होता है कि रेशियो जब भी फाइंड आउट करना हो, तो जिस टर्म को कैलकुलेट करना है उसको न्यूमरेटर बनाना है, टोटल को क्या करना है डिनोमिनेटर। जैसे अगर a को कैलकुलेट करना है तो a बनाएंगे न्यूमरेटर, b, और टोटल को क्या करना होगा डिनोमिनेटर। इसी टर्म्स को हम लोग बोलते हैं। वैसे मोल फ्रैक्शन हमको रेशियो निकालना है, किसका? तो मोल्स का। किसका? मोल्स का। अब देखो समझना एकदम आसान, एकदम इजी टॉपिक है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं, बस समझना है कि किसका फ्रैक्शन निकालना है, मोल का। तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, चाहे सॉल्यूट का हो चाहे सॉल्वेंट का हो, जिस चीज का कंपोनेंट है उसको न्यूमरेटर में ले, और डिनोमिनेटर में किसको लेना पड़ेगा? फिर फ्रैक्शन है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों ऐड। यानी व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? तो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, दैट रेशियो इज कॉल्ड द मोल फ्रैक्शन। और इसका ना एक सिंबॉलिक लेटर होता है जीटा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जीटा से। ये सिंपल वर्ड में इसको हम लोग काई भी बोलते हैं, दैट इज रिप्रेजेंट विद द जीटा। कि मोल फ्रैक्शन क्या है? तो रेशियो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, मतलब जिस टर्म्स को कैलकुलेट करना है, आइदर न्यूमरेटर सॉल्यूट हो सॉल्वेंट हो, उसको न्यूमरेटर में रखना, और टोटल टर्म जो आएगा दैट प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर, यानी जितना भी टर्म्स होगा सबको ऐड करेंगे वो डिनोमिनेटर। जैसे कंसीडर करते हैं कि ए सॉल्यूशन, मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशन is prepared by two component, एक A है और एक B, and their number of moles, और दोनों का number of moles दिया हुआ, and their number of moles Na and Nb, मतलब A के लिए रेस्पेक्टिवली नंबर ऑफ मोल कितना हो गया Na, B के लिए रेस्पेक्टिवली नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया Nb। तो हाउ कैन यू फाइंड द व्हाट मोल फ्रैक्शंस? पहले नंबर ऑफ मोल भी निकालना पड़ेगा। बहुत रेयर केस होगा जब नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट दिया रहेगा, वहां एग्जाम में रहेगा मास। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए याद करना है कि पीछे की कैसे फॉर्मूला बताए थे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। वैसे जब हमको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट हो जाएगा तब हम निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी जीटा ए। फिर ए का क्वांटिटी निकालना है तो ए को ऊपर रखना है। अब इस सॉल्यूशन में दो ही क्वांटिटी है, ए और एक बी, दोनों को नीचे रख देना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, नंबर ऑफ। वैसे ब्रेन में बैठा लेना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जब निकालने बोले यानी जीटा बी, तो फिर जिस क्वांटिटी को निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर डिवाइडेड बाय नंबर टोटल नंबर ऑफ मोल्स सम, यानी
इफ यू फाइंड टू द मोल फ्रैक्शन तो सबसे पहले आपको निकालना होगा नंबर ऑफ मोल्स, और इसी नंबर ऑफ मोल का रेशियो यानी ए को कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एज ए न्यूमरेटर और टोटल नंबर ऑफ मोल्स को क्या रख देना होगा डी। वैसे अगर आपको बी का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल बी को न्यूमरेटर, फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स को क्या रखना होगा डी। अब हम क्या बताए थे कि अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है इसका यूनिट क्या होगा, व्हाट इज यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन, जीटा का यूनिट क्या है। फिर क्या समझाया कि फ्रैक्शन या रेशियो का कभी यूनिट होता ही नहीं है। जैसे ऊपर भी रखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स, नीचे भी मोल्स, तो मोल्स और मोल्स तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये यूनिट लेस या देयर इज नो यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन। अब उससे भी इंपॉर्टेंट कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, बोला टेम्परेचर इज अनइफेक्टेड ओवर द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में टेम्परेचर कभी कोई इफेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि डिपेंड ही करता है मास पे। मोल्स कैसे निकालते हैं, तो गिवन मास बाय मोलर मास, यानी मोलर द मोल फ्रैक्शन इज आल्सो अनइफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। टेम्परेचर सिर्फ उसी क्वांटिटी को इफेक्ट कर सकता है जिस पे वॉल्यूम होना चाहिए। क्या? वॉल्यूम। इसमें कई वॉल्यूम टर्म्स को यूज नहीं कर सकते। टेम्परेचर कैन नॉट इफेक्ट द मोल फ्रैक्शंस। अब यही हम लोग को टर्म्स पढ़ना है। जैसे एक और चीज हमको जानना है कि अगर सॉल्यूशन में दो ही क्वांटिटी है ए और बी, तो हम लोग 11 में भी पढ़े थे कि अगर इस दोनों का मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे काई ए या जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू 1, यानी सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज यूनिट, वो हमेशा 1 है। तो अगर सपोज करो कि हम काई ए निकाले बी निकालना है तो क्या कर सकते हैं, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जैसे यहां पे हम यूज कर सकते हैं क्या, तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ। लेकिन अगर यही सॉल्यूशन सपोज करो कि तीन क्वांटिटी से मिलके बना है ए बी और सी, तब हम लोग बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू 1। ये नहीं कि दो को ऐड करेंगे, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट, जितना कंपोनेंट अगर 3 है तो तीनों को ऐड करना है, 4 है तो चारों को ऐड करना है, सबका जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1। और ये रूल ना ब्रेन में एकदम बैठा लो, किसी भी रेशियो को ऐड करते हैं व्हेनेवर द रेशियो विल कम, और सबको अगर ऐड करेंगे एक क्वांटिटी के लिए तो हमेशा वैल्यू कितना आता है 1। वैसे ही जैसे यहां पे निकाले x b तो 1 माइनस x, इसमें ऐसा नहीं करने कि x b इज इक्वल टू 1 माइनस x, तब रॉन्ग हो जाएगा। सबको ऐड करेंगे तब आएगा 1, वैसे इसमें सबको ऐड किए तब आएगा, क्योंकि ये बाइनरी और ये टर्नरी सॉल्यूशंस, मतलब ये दो कंपोनेंट से मिलकर के बना और ये तीन कंपोनेंट से मिलकर, तीनों को ऐड करेंगे तो 1, या दोनों को ऐड किए तो 1। तो ये मोल फ्रैक्शन है कि इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, सच रेशियो इज कॉल्ड द मोल फ्रैक्शन। इसी तरह एक क्वांटिटी आता है मास फ्रैक्शन, जो एनसीईआरटी या बोर्ड में नहीं है पर ये जीमेंस में एक बार पूछा गया। तो वैसे याद रखना है कि मास फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल कैसे बनाया था। अभी हम जस्ट बताया कि फ्रैक्शन का मतलब क्या है, रेशियो, लेकिन किसका रेशियो निकालना है, तो मास का रेशियो निकालना है। सॉल्यूशन में दो ही क्वांटिटी होता है, सॉल्यूट और सॉल्व। तो हम क्या सिखाए थे कि जिस क्वांटिटी का रेशियो निकालना होगा उसको न्यूमरेटर यानी मास ऑफ कंपोनेंट, जो कंपोनेंट दिया जितना कंपोनेंट उसका एक का मास को ऊपर रखना। और रेशियो में हम क्या बताए थे कि डिनोमिनेटर में किसको रखना है, तो टोटल, किसको, टोटल मास का रेशियो, इसलिए टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं हम लोग इस रेशियो को मास फ्रैक्शन। व्हाट इज मास फ्रैक्शन? It is the ratio of mass of component to the total mass of solution. Such ratio is representing mass fraction. जिसका सिंपल, इसलिए ये सब क्वांटिटीज को समझना है कि अगर ये फ्रैक्शन वर्ड किसी के साथ भी ऐड कर दे, मोल के साथ, मास के साथ, वॉल्यूम के साथ, प्रेशर के साथ, इवन दे कैन प्रेजेंटिंग एनी ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, मास, वॉल्यूम, प्रेशर, कुछ भी हो, अगर हमको फ्रैक्शन निकालना है तो उसके लिए एक ही सिस्टम यूज करना, कुछ रटना नहीं, बस एक ब्रेन में ट्विस्टर बैठा लेना है कि एक ही टर्म्स है
कि फ्रैक्शन का मतलब रेशियो, और रेशियो कैसे निकालते हैं, तो जिस क्वांटिटी को निकालना है उसको न्यूमरेटर बना देना है, यानी मास ऑफ कंपोनेंट। और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब जितना भी टर्म्स होगा सबको ऐड करके हम लोग को नीचे, जैसे मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशन इज मेड बाय ए एंड बी, दो कंपोनेंट है ए और बी, एंड देयर मास, मान लेते हैं कि रेस्पेक्टिवली मास दिया है WA और WB, मतलब वेट ऑफ ए या मास ऑफ ए, वेट ऑफ बी या मास ऑफ बी हम लोग के पास गिवन है। तब अगर हमको निकालने बोले मास फ्रैक्शन, तो हाउ कैन यू फाइंड मास फ्रैक्शन? मास फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना। फिर हमको किसका निकालना है? ए का। क्या निकालना है? मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन नहीं, इट इज मास फ्रैक्शन। तो जो मास दिया है डायरेक्ट हम लोग यहां पुट कर देंगे, क्या? मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मास। फिर ए का मास कितना हम लोग के पास दिया हुआ है, तो WA डिवाइडेड बाय WA प्लस WB। ओके, वैसे अगर हम लोग को बोले मास फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है, तो हाउ कैन यू फाइंड WB डिवाइडेड बाय WA प्लस WB। और अगर सॉल्यूशन दो ही क्वांटिटी से बना है तो हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 1 माइनस मास फ्रैक्शन ऑफ ए। और अगर ये फ्रैक्शन है तो ये भी यूनिटलेस होगा, बिकॉज इट इज ए फ्रैक्शन टर्म, ऑफ फ्रैक्शन हमेशा यूनिटलेस, क्योंकि ऊपर भी मास जो यूनिट आएगा, अगर केजी है तो ऊपर भी केजी, नीचे भी केजी। अगर ग्राम होगा तो ऊपर भी ग्राम, नीचे भी ग्राम, तो बोथ आर कैंसल ईच अदर। तो वैसे मास फ्रैक्शन निकालना है तो हम लोग जो भी रेशियो लेंगे, और इट इज अनइफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, इसको टेम्परेचर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कैन नॉट इफेक्ट द मास ऑफ कंपोनेंट, मास को कभी इफेक्ट नहीं करता। तो इसी का हम लोग फिर मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट ना न्यूमेरिकल्स हम लोग को बनाना है मोल फ्रैक्शन का, जिसके लिए क्वेश्चंस कैसे दिया रहेगा, तो ए सॉल्यूशन कंटेन 15 ग्राम ऑफ यूरिया इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 15 ग्राम यूरिया को डिसॉल्व कर रहे हैं हम लोग किसमें, तो 90 ग्राम वाटर में, यानी दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है यूरिया और दूसरा कंपोनेंट है वाटर, और दोनों का हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट। कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ देगा कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया या मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, भी हम लोग दोनों का भी निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा खाली दिमाग लगाना है, बस खोपड़ी थोड़ा सा चलाना है कि अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालने बोला है तो सबसे पहले दोनों का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें, फाइंड आउट देयर नंबर ऑफ मोल्स। अब जैसे इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग के पास गिवन क्वांटिटी क्या है, तो मास ऑफ यूरिया कितना है, तो 15 ग्राम। अब हम बताए थे कि मोल, अगर यूरिया कुछ भी कंटेंट है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट है, तो इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको नंबर ऑफ मोल चाहिए, तो मोलर मास ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या बताया थे, याद करो, NH2CONH2, जिसका बताया था 60। अब हम लोग यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया निकाल लेते हैं पहले। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल, तो क्या ट्रिक बताया थे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। गिवन मास कितना है, तो 15 ग्राम डिवाइडेड बाय 60 ग्राम। अब ये जैसे कैंसिल हो जाएगा, ये 4 टाइम यानी 1/4, जिसको लिख सकते हैं 0.25 मोल। वैसे देखो दूसरा क्वांटिटी क्या है, तो मास ऑफ वाटर है, कितना, तो 90 ग्राम। अब डायरेक्ट हम लोग इसका नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं, सबको पता है गिवन मास कितना है, तो 90, वाटर का मोलर मास कितना होता है, 80, कैंसिल करेंगे 5 मोल। यानी हम लोग के पास दो टर्म्स था, या दो क्वांटिटी था, एक यूरिया और दूसरा वाटर, दोनों का नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर लिए। पहले यूरिया का नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट किए, कितना आ गया 0.25, वैसे वाटर का नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट किए, कितना आ गया 5। अब हम लोग निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, मान लेते हैं जैसे जीटा यूरिया का। तो फिर
जिस क्वांटिटी को निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखना है यूरिया, नीचे क्या रखना है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल यूरिया प्लस वाटर। कुछ नहीं, एकदम सिंपल कि न्यूमरेटर में सिर्फ हमको उसी क्वांटिटी को रखना है जिसको कैलकुलेट करना है, और डिनोमिनेटर में हम लोग को टोटल क्वांटिटी ऐड कर देना है, यानी 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25 प्लस 5, जो कितना आएगा 0.25 बाई 5.25। अब सबसे पहले डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर मारपीट कर देना है। अगर हम 5 पे टेबल से कैंसिल करेंगे या फिर 25 से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो मारपीट करेंगे कोई यूनिट नहीं होगा। वैसे ये तो सिर्फ किसका निकल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। जो भी यूरिया का वैल्यू आएगा यहाँ पे कैंसिल करके वो हम लोग को लाके यहाँ पुट करना है। जैसे अगर 25 से हम लोग कैंसिल करते थे 1, ये 21, यानी 1 बाई 21, तो यानी यहाँ सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1 बाई 20। अब इसी तरह से ना दूसरा इसका न्यूमेरिकल्स में कैसे दे सकता है, तो यहाँ पे ग्राम और ग्राम नहीं देगा, परसेंटेज दे देगा। तो अगर परसेंटेज कम क्वांटिटी दिया तो हम लोग परसेंटेज को भी सॉल्व किए, तो आप लोग को ट्राई करना है। अब कुछ हम लोग क्वेश्चंस दे देते हैं अभी, वो घर में ट्राई करना है। अगर नहीं बनेगा तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको, तो ये 2 क्वेश्चंस हम दे रहे हैं जिसको सॉल्व करना है। कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम ऑफ यूरिया पर 250 ग्राम ऑफ वाटर। इसका आंसर भी दे दिए। और सेकेंड क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन हैज 25% वाटर, 25% इथेनॉल, इथेनॉल मतलब C2H5OH, and 50% acetic acid, acetic acid मतलब CH3COOH by mass. Calculate the mole fraction of each component. और ये तीनों का आंसर्स दिया और घर में बैठ करके इसको सॉल्व करना, और एनसीईआरटी का भी जो क्वेश्चन है या जो भी एक्स्ट्रा बुक है उसको फॉलो अप करना है, और साथ में जो भी डाउट्स हो वो आप लोग हमको मैसेज करिए या व्हाट्सएप करिए, दैट कैन बी आई विल सॉल्व योर डाउट्स। और इसीलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां तक घर में सॉल्व करना, ये नहीं कि बस घर में सो जाना है, बैठे रहना है, ऐसा नहीं, पूरा इफेक्टिवली हम लोग को मेहनत करना है। आप लोग क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब थैंक यू, मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में।